हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का जो हमारा वीडियो है वो है डायबिटीज़ मेलाइटिस का। ये पार्ट 2 है। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो टाइप 1 डायबिटीज़ का था। उसमें मैंने डायबिटीज़ का जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो बताया था कि डायबिटीज़ आखिर क्या होती है, किसको बोलेंगे हम डायबिटीज़ या मधुमेह रोग किसको बोलेंगे, उसका मैंने जनरल इंट्रोडक्शन बताया था। इसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में बताया था, कितने टाइप्स की होती है डायबिटीज़, और इसके जो साइन सिम्टम्स हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा अगर लंबे समय तक डायबिटीज़ रहती है तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये भी हमने डिटेल से स्टडी किया था। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस एक ऐसा टॉपिक है जो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स हों या फिर आम लोग ही क्यों ना हो, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज़ है जो बहुत ज़्यादा लोगों में आजकल पाई जा रही है। क्यों पाई जा रही है? क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, इस वजह से ये डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जा रही है। तो इसको समझना सभी के लिए ज़रूरी है कि हम इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस को। अगर हम एग्जाम पर्पज से देखें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, चाहे वो एमसीक्यूज की दृष्टि से हो या फिर डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी दृष्टि से देखा जाए तो ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस का फुल डिटेल से स्टडी कराने वाली हूँ, जिसमें हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कि किस तरह से ये डिजीज कॉज करती है, किस तरह से इसमें बीमारियां की जो प्रोसेस है वो होती है, डायबिटीज किस तरह से अकर होती है। इसके अलावा हम इस डिजीज में कौन कौन से जो डायग्नोसिस कर सकते हैं, लैब डायग्नोसिस किस तरह से हम इसमें करेंगे, कौन कौन से लैब डायग्नोसिस करेंगे उनके बारे में भी बताऊंगी। और उसके अलावा इसका हम ट्रीटमेंट देखेंगे और इसका जो मैनेजमेंट है वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दें, ताकि जो भी न्यू अपडेट आपके पास आए उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है आखिर में, किसको बोलेंगे हम पैथोफिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी और पैथो, ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है पैथोफिजियोलॉजी। पैथो मीन्स होता है डिजीज, ठीक है, किस तरह से डिजीज कॉज होती है। और फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि जिस प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस होती हैं, जैसे फूड इंटेक करते हैं तो उसकी क्या फिजियोलॉजी होती है, ठीक है, ऑक्सीजन हम लेते हैं तो उसकी क्या फिजियोलॉजी होती है, किस तरह से वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या होती है, इसकी एक प्रोसेस होती है किसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है, वो फिजियोलॉजी होती है। और अगर उसमें किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है, किसी प्रकार कोई डिजीज कॉज हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पैथोफिजियोलॉजी। अब डायबिटीज जो मेलाइटिस है उस केस में किस तरह से उसकी पैथोफिजियोलॉजी है उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। तो जनरली क्या होता है, जनरली पेनक्रियाज सीक्रेट एंजाइम एंड हार्मोन्स, ये हम सभी जानते हैं कि जो पेनक्रियाज है वो क्या करता है कि एंजाइम और हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें, कि जो पेनक्रियाज है उसमें क्या होते हैं, लैंगरहैंस आइलैंड होती है, वो जो इसमें दो सेल्स होती है, बीटा सेल्स होती है और एक अल्फा सेल्स होती है। तो अल्फा सेल्स होती है वो क्या करती है, ग्लूकागोन हार्मोन होता है उसको सीक्रेशन करती है, और जो बीटा सेल्स होती है वो क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। ये दो हार्मोन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ को रेगुलेट करने का या डायबिटीज़ के कॉज का। तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है हम देखते हैं, इफ ब्लड ग्लूकोज लेवल लो, अगर हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो पैनक्रियाज क्या सीक्रेट करेगा, ग्लूकागोन हार्मोन। जो ग्लूकागोन जो हार्मोन है वो किससे होता है, अल्फा सेल से होता है, जिसका काम क्या होता है ब्लड में इंसुलिन को क्या करना, कम करना, जिसकी वजह से क्या करता है ये जो ग्लूकोज लेवल है उसको बढ़ा देता है। अगर हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो पेनक्रियाज सीक्रेट ग्लूकागोन टू स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लीवर, लीवर से क्या करता है ग्लूकोज को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। ये हम पॉइंट्स हैं, इसको एक बार रीड आउट कर देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ किस किस तरह से प्रोसेस होती है।
Now, after meal, when blood glucose level rise, the beta cells of pancreas secrete insulin and pour into the blood stream. दो कंडीशन है, जब ब्लड में क्या हो जाता है, ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो क्या करता है, पेनक्रियाज की जो अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागोन हार्मोन को सीक्रेट करती है। अब ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये क्या करेगा, जो लीवर में स्टोर फॉर्म में क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए उसको स्टिमुलेट करेगा, तो उससे क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। अब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो उसको फिलफिल करने के लिए क्या करते हैं, हमें ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। वो ग्लूकोज कहाँ से आएगा, लीवर से आएगा, जो लीवर में क्या है, स्टोर फॉर्म में रहता है, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के रूप में। अगर ये तो वही फर्स्ट कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं हम। लेकिन फिर क्या होता है, अगर जैसे ही हमने खाना खाया, आफ्टर मील व्हेन वे ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज, जैसे खाना खाते हैं तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब क्या होगा, उस मात्रा को क्या करने के लिए, उस लेवल को कम करने के लिए क्या होगा, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज सीक्रेट इंसुलिन। तो जो बीटा सेल्स होती हैं पेनक्रियाज की, वो क्या सीक्रेट करेंगे, इंसुलिन सेक्रेट करेंगे। अब इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में चला जाएगा और ब्लड में जाने के बाद ग्लूकोज से क्या होगा, बाइंड अप हो जाएगा और जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें जाकर के वो अलग अलग फंक्शन करेगा। वो भी हम देखेंगे कि अलग अलग पार्ट्स में जाकर के किस तरह से वो फंक्शन करेगा। Now, insulin enable glucose to enter cells in the body and glucose will be burned for energy. ठीक है, ये हमने देख लिया, इसका जर्नल फिजियोलॉजी इस तरह से होती है। जो पेनक्रियाज हार्मोन सीक्रेट करते हैं अल्फा सेल से और बीटा सेल से ग्लूकागॉन और इंसुलिन, इस तरह से क्या करते हैं, जो हमारा खाना फूड लेते हैं उसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ये तो कंडीशन हो गई इसकी फिजियोलॉजी की। लेकिन जो पैथोफिजियोलॉजी है उस कंडीशन में क्या होता है वो हम देखते हैं। ना, दो कंडीशन होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज होती है और एक टाइप 2 डायबिटीज होती है। उस कंडीशन में क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज किस कारण से होती है और टाइप 2 डायबिटीज की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। हमने इसका जो फंक्शन था वो हमने देख लिया कि किस तरह से जो ग्लूकोज है वो फंक्शन करता है। लेकिन जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हम डायबिटीज कहेंगे। अब डायबिटीज भी क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज होती है और एक टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज को हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो डायबिटीज है पूरी तरह से इंसुलिन हार्मोन के ऊपर डिपेंड रहती है। क्योंकि बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन का जो सीक्रेशन करती हैं जो सेल्स, बीटा सेल्स, वो क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। और क्यों हो जाती है वो नष्ट, वो मैं बताने वाली हूँ कि किसकी वजह से ये नष्ट हो जाती हैं। तो बीटा सेल्स नष्ट हो जाएंगी तो क्या नहीं बनेगा, इसमें इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, बॉडी में बिल्कुल नहीं होगा, ना के बराबर इंसुलिन का फॉर्मेशन। तो क्या होगा, बॉडी को बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। इसलिए इस टाइप 1 जो डायबिटीज है उसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं। अब बॉडी में क्या होगा, इंसुलिन नहीं बन रहा है, किसकी वजह से नहीं बन रहा है, बीटा सेल्स की वजह से नहीं बन रहा है। बीटा सेल्स किसी वजह से क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो जाए। अब किस वजह से होता है, जैसे ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर होते हैं उसमें क्या होता है कि इसकी वजह से ये बीटा सेल्स को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है ये भी मैंने आपको बता रखा है पिछले वाले वीडियो में। हमने जब टाइप 1 डायबिटीज पढ़ी थी तो उसमें मैंने बताया था कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है। इसमें जो अपनी बॉडी की जो खुद इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, बॉडी के ही जो सेल्स होते हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करने लग जाता है, नष्ट करने लग जाता है। तो इस कंडीशन में भी यही होता है कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो टी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स है उसको क्या करने लग जाएंगे, नष्ट करने लग जाएंगे, उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे। तो बीटा सेल्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो क्या नहीं होगा, इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्योंकि जो बीटा सेल्स है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करना होता है। जब इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो ग्लूकोज का क्या नहीं होगा, बाइंड अप नहीं होगा। और बाइंड अप नहीं होकर के वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में नहीं जाएगा जो उसका फंक्शन होता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स के, जैसे कि फैटी एसिड्स में चले जाना है, ग्लाइकोजन के रूप में फॉर्म हो जाना है, या फिर जो बॉडी के अलग अलग जो सेल्स है उसको एनर्जी प्रोवाइड करने में जो प्रोसेस होती है उसकी, जैसे जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें जाने का काम होता है, वो सारे काम इसमें नहीं हो पाते हैं। और क्या होता है, ब्लड में
जो ग्लूकोज है उसका लेवल बढ़ जाता है, और ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ना ही क्या बोला जाता है, डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। तो ये वाली जो सिचुएशन है वो किसमें हो जाती है, टाइप 1 डायबिटीज के अंदर होती है। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन क्या करता है, बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, एब्सोल्यूट का मतलब होता है बिल्कुल जीरो के बराबर, इसमें इंसुलिन का क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, बिल्कुल इसमें इंसुलिन नहीं होता है और टाइप 1 डायबिटीज अकर हो जाती है। ये तो हमने देखा कि इसमें टाइप 1 की कंडीशन में क्या होता है पैथोफिजियोलॉजी में। अब देखते हैं हम टाइप जो 2 है वो डायबिटीज किस तरह से होती है। मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए फिगर की हेल्प ली है ताकि आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो सके। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे जैसे मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठिए और उसमें आपको ये लिखते जाइए कि इस तरह से इसकी क्या प्रोसेस होती है। यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट और स्वीट्स में समझाने की कोशिश करी कि इस तरह से इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है। अब हम देखते हैं कि जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें कैसे अकर होती है पैथोफिजियोलॉजी। तो इसमें कंडीशन हो जाती है हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाती है। वही कंडीशन है कि इसमें हाइपरग्लाइसेमी की कंडीशन में क्या होता है, वही ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है बॉडी में। लेकिन इसमें क्या होता है कि बॉडी में इंसुलिन तो है इसमें, लेकिन जो इंसुलिन को जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंस हो जाते हैं इसके इंसुलिन को लेने के लिए। तो इंसुलिन को अगर रिसेप्टर्स क्या नहीं लेंगे तो ग्लूकोज की क्या नहीं होगी, जो इंसुलिन है ग्लूकोज को बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद रिसेप्टर्स के थ्रू क्या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर के वो क्या करेगा, अपना अपना फंक्शन करेगा। तो लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि एज के साथ साथ जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंस हो जाते हैं इंसुलिन के प्रति, इंसुलिन को वो नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि इस कंडीशन में क्या होता है, वो किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकता है। मैंने बताया कि एज के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, रिसेप्टर्स रेजिस्टेंस होते हैं जिससे वो इंसुलिन को नहीं ले पाते हैं। और इसके बाद इसके जो फंक्शंस होते हैं, क्या क्या काम करता है, जैसे ही हमने क्या किया बॉडी से जैसे फूड हमने इंटेक किया और उससे ग्लूकोज हमारी बॉडी में आया, ग्लूकोज आने के बाद क्या होगा, ये गट कार्बोहाइड्रेट डिलीवर एंड एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद ये जो ग्लूकोज है इसके क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे कहीं पर ये जाएगा, एक ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है, और वो कहाँ पर होती है, लीवर में होती है। लीवर में जाकर के ग्लूकोज क्या होगा, स्टोर्ड फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, और जब भी जरूरत पड़ेगी बॉडी को तो वो ग्लूकोज वहां से ले लिया जाएगा। एक तो ये फंक्शन होता है। इसके बाद जो दूसरा होता है वो क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो पैनक्रियास से सीक्रेट होकर के वो क्या ग्लूकोज से बाइंड अप हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या जाएगा, एक तो जो मसल्स है उसमें जाएगा, उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और ये जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा ये वो भी उसी के थ्रू होगी, ग्लाइकोजन के थ्रू ही, जो ग्लाइकोजन होता है उस फॉर्म में ही इसमें मसल्स को क्या होगी, एनर्जी प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट जो होती है, सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है ग्लूकोज के थ्रू ही, और वो जो प्रोसेस होती है वो होती है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है, जिसमें ग्लूकोज क्या होता है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, डिफरेंट सेल्स में जाता है और उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये हो गए इसके फंक्शन। लेकिन क्या होगा, अगर बॉडी में ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब बॉडी में रिसेप्टर्स रेजिस्टेंस हो जाएंगे इंसुलिन के साथ, उसको रिसेप्टर नहीं मिल पाएंगे, तो क्या होगा, ग्लूकोज लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ने की कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसमें हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन अकर हो जाएगी। तो ये कंडीशन होती है पैथोफिजियोलॉजी डायबिटीज 2 मेलाइटिस में। इसमें क्या होता है, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंस हो जाते हैं किसके प्रति, इंसुलिन रेजिस्टेंस के प्रति, जो वो होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें इंसुलिन का फॉर्मेशन ही नहीं होता है बीटा सेल्स के डिस्ट्रक्शन की वजह से। तो दो मेन इसके डिफरेंस है टाइप 2 डायबिटीज की पैथोलॉजी में और टाइप 1 डायबिटीज की जो पैथोफिजियोलॉजी है उसके अंदर। तो ये हमने देखा, इसकी पैथोफिजियोलॉजी इस तरह से अकर होती है। और एक चीज जो है, जो टाइप 1 डायबिटीज है वो 10% तक लोगों में पाई जाती है, और जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज है वो 90% तक के जो पीपल्स हैं उसमें पाई जाती है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा दोनों की पैथोफिजियोलॉजी किस तरह से होती है, टाइप 1 डायबिटीज की और टाइप 2 डायबिटीज की। अब हम देखते हैं इसके जो रिस्क फैक्टर हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, किन किन में ये जो ये डायबिटीज है वो पाई जाती है,
कौन कौन से हैं ये? तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं वो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक तो होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं और दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर उसको कहते हैं जिसको क्या कर सकते हैं हम चेंज कर सकते हैं, जिनको मॉडिफाइड कर सकते हैं, जिनको हम मॉडिफाई करके अपनी डायबिटीज को क्या कर सकते हैं ठीक कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं जिनको मॉडिफाइड हम नहीं कर सकते, जिनमें चेंज नहीं ला सकते। अगर वो है तो उसको डायबिटीज होकर ही रहेगी, उसको मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। तो जो मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर है उसमें क्या होते हैं फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी करके एक्सरसाइज करके तो क्या कर सकते हैं डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। हाई बॉडी फैट है और बॉडी वेट ज्यादा है उसको भी क्या कर सकते हैं कंट्रोल किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर है उसको भी कम किया जा सकता है और हाई कोलेस्ट्रॉल है। ये सारी चीजें क्या है मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर के जिसको कंट्रोल करके डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। बट इन केस ऑफ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में इनको मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज है, गेस्टेशनल डायबिटीज की किसी का हिस्ट्री है तो उसको चेंज नहीं कर सकते, या फिर रेसिस है किसी जाति विशेष में होती है तो भी उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एज ओवर 45 ईयर एज की वजह से हो रहा है किसी में तो भी उसको चेंजेस नहीं किया जा सकता। या फिर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, किसी को फैमिली में डायबिटीज है तो उसकी अगली जो जनरेशन आएगी उसमें भी डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं, तो इसको भी क्या नहीं किया जा सकता मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता या चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है कुछ रिस्क फैक्टर हैं डायबिटीज मेलाइटिस के। नाउ अब आ जाते हैं कुछ हम डायग्नोसिस के ऊपर। जो लैब डायग्नोसिस हैं वो कौन कौन से हम इसमें करते हैं, कैसे हम इसको पता लगाएंगे लैब डायग्नोसिस करके कि इसको डायबिटीज है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कुछ फिगर्स के थ्रू और कुछ डिस्क्रिप्टर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं इसमें हम ये मेथड इसमें यूज लेते हैं। तो देख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट जो फिगर है उसमें है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है, या फिर क्या ले सकते हैं इसमें जो ग्लूकोमीटर है उससे भी यूज लिया जा सकता है, ब्लड टेस्ट से भी कर सकते हैं और यूरिन जो टेस्ट है उससे भी डायग्नोसिस किया जा सकता है डायबिटीज मेलाइटिस का। तो इसकी जो कुछ वैल्यूज हैं उसको आपको ध्यान में रखना है कि इस रेफरेंस वैल्यू के अंदर अगर कोई कंडीशन है तो वो डायबिटीज की कंडीशन में आ जाएगा। जैसे फास्टिंग में अगर हम किसी का सैंपल लेकर के उसका टेस्ट करते हैं और वो वैल्यू 126 आती है, 126 मिलीग्राम पर DL आती है, तो वो किसके कंडीशन में आ जाएगा, वो आ जाएगा डायबिटीज के केस में आ जाता है। अगर उसको फास्टिंग में आपने चेक किया और उसका टेस्ट कितना है 126 आया तो वो क्या आ जाएगा डायबिटीज होगा। नेक्स्ट जो टेस्ट इसमें लिया जाता है वो है GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या है इसको मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको यहाँ पर। इसके अलावा मैं आपको इसके अलग से एक और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी जिसके अंदर जो लैब से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं DMLT MMLT कर रहे हैं उसमें वो उनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। उसको जब आप डिस्क्रिप्ट वे में आप लिखोगे तो आप किस तरह से उसको लिखोगे वो सारा मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी और वो आप लिख सकते हैं किस तरह से आपको उसको एक्सप्लेन करना है, उसके आप प्रिंसिपल है, प्रोसीजर है, ठीक है, किस तरह से उसका चार्ट आता है। तो पूरा कई बार इसका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको GTT के बारे में लिखना है। कई बार 5 नंबर का, 10 नंबर का, 20 नंबर का क्वेश्चन भी इससे आ जाता है। तो उस टाइम आपको क्या है उसको एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। तो इस तरह से मैं आपको उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगी किस तरह से आपको लिखना है, तो आप वहां पर जाकर के उसको देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको केवल इसका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। क्या करते हैं इसमें कि 75 ml ग्लूकोज क्या करते हैं इसमें पेशेंट को पीने के लिए देते हैं और उसके बाद उसको 2 घंटे तक वेट करते हैं और वेट करने के बाद उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है हर आधे घंटे के अंदर, और इसमें 5 सैंपल लिया जाता है और 5 सैंपल लेने के बाद उसकी क्या करते हैं ब्लड सैंपल लेते हैं और फिर उसकी रीडिंग ली जाती है। तो किस तरह से उसका ग्राफ आता है फिर हम उसको देखते हैं, डायग्नोस करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि उसको डायबिटीज है या नहीं है। तो इस केस में क्या होता है अगर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या आ रहा है 200 आ रहा है, ठीक है, 200 या 200 से ज्यादा आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा डायबिटिक की कंडीशन में आता है। अब आता है पोस्ट पेरिनियल ब्लड शुगर, मतलब खाना खाने के तुरंत बाद अगर उसका ब्लड शुगर लिया जाता है, अगर वो 140 से कम है तो वो भी क्या है
कि इसके अंदर आता है, डायबिटीज़ की कंडीशन में आएगा। या फिर प्री डायबिटिक किसको बोलेंगे, अगर उसकी वैल्यू 140 से 200 के बीच में है तो प्री डायबिटिक की कंडीशन में होता है। डायबिटिक हो जाता है वो 200 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा अगर उसकी रीडिंग है या 200 है तो वो क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट है। इसके अलावा एक और हम इसमें टेस्ट करते हैं, वो होता है HbA1c टेस्ट। अब HbA1c टेस्ट क्या होता है, ये वाला वीडियो भी मैंने अपने वीडियो में अपने चैनल पर डाल रखा है, तो वहां पर भी जाकर के आप इसको देख सकते हैं कि HbA1c टेस्ट क्या होता है। इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। तो ग्लाइकेटेड जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, 2 से 3 महीने के अंदर, 2 से 3 महीने के बाद तक का जो ग्लूकोज है, कंट्रोल है या नहीं है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, वो उसको डिटेक्ट करने के काम आता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। तो इसकी भी मैंने आपको अच्छी सी वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है, तो आप वो भी वीडियो जाकर के देख सकते हैं चैनल पर। तो इस कंडीशन में क्या देखते हैं कि जब इसकी वैल्यू 4 से 6% आती है तो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में होता है। बट इन केस ऑफ 6.1 से लेकर के 7% तक इसकी वैल्यू आती है HbA1c की, तो वो प्री डायबिटिक होता है। और 7 से ज्यादा है तो वो क्या होता है, डायबिटिक की कंडीशन में होता है। नेक्स्ट जो हम टेस्ट इसमें करते हैं वो होता है यूरिनालिसिस। यूरिनालिसिस के थ्रू भी क्या करते हैं, डायबिटीज को डायग्नोसिस किया जा सकता है। इसमें जो यूरिया का क्या, इसमें जो यूरिन है उसका सैंपल लिया जाता है और लेने के बाद उसमें देखा जाता है कि उसमें कोई कीटोन बॉडी है या फिर ग्लाइकोज यूरिया तो नहीं आ रहा है। क्योंकि ग्लाइकोज, अगर ग्लूकोज क्या निकल रहा है, बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोज यूरिया कहेंगे। यूरिन में अगर ग्लूकोज आ रहा है और अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज आ रहे हैं, कीटोन बॉडीज कब आएंगे, जब क्या होगा, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन को क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा, क्यों, ग्लूकोज को नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में क्या लगेगा, बॉडी से कीटोन बॉडी बाहर निकलने लग जाएंगे। तो उस कंडीशन को भी हम क्या कर सकते हैं, देख करके पता लगा सकते हैं कि इस पर्सन को डायबिटीज है या नहीं है। तो ये क्या है, कुछ लैब डायग्नोसिस है जिसके थ्रू ये जांचा जाता है कि पर्सन को डायबिटीज है या नहीं है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में कैसे हम इसका ट्रीट करेंगे, किस तरह से इसको ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए एक जो डायबिटिक पेशेंट है उसका। इसका ट्रीटमेंट इसका डिपेंड करता है उसके डायबिटीज की टाइप्स पर, कि कौन सी टाइप की उसकी डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है। तो दोनों का ही जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू फिजिशियन से ही लेना चाहिए कि किस तरह से डॉक्टर्स उसको प्रेस्क्राइब करेंगे दवाइयों को, मेडिसिन को। यहाँ पर जो हमने ट्रीटमेंट का जो आपको एक्सप्लेन किया है वो मेरा पर्पस आपको इंफॉर्मेशन देने का या फिर एजुकेशनल पर्पज से है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको क्या करना चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके और अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर या फिजिशियन आपको ट्रीटमेंट इसका लेना चाहिए। यहाँ पर जो ट्रीटमेंट को मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपके एजुकेशनल पर्पज से या फिर इंफॉर्मेटिव पर्पज से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है आपको कि किस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू डायबिटीज की टाइप्स की दिया जाता है। तो इसमें क्या देते हैं, डायबिटीज मेडिसिन दी जाती है, ब्लड शुगर का मॉनिटर किया जाता है और इंसुलिन पिल्स देते हैं और इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। तो इंसुलिन जो इंजेक्शन है वो टाइप 1 डायबिटीज में ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता है, इंसुलिन का फॉर्मेशन ही नहीं होता है। इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता तो उसको बाहर से क्या लेना पड़ता है, इंसुलिन लेना पड़ता है, वो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। इसके अलावा जो मेडिकेशंस हैं वो किस में दी जाती है, जैसे पिल्स है और मेडिकेशंस है वो टाइप 2 डायबिटीज में प्रिस्क्राइब की जाती हैं। इसके अलावा इसमें क्या करते हैं, ब्लड शुगर को टाइम से टाइम मॉनिटर भी करते रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम इसका मैनेजमेंट। अब डायबिटीज हो गया तो इसको मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं ताकि जो डायबिटीज है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आप इसका क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज है, मॉनिटरिंग है, एजुकेशन है, सर्जरी के थ्रू है और मेडिकेशंस के थ्रू है और डाइट के थ्रू है। इनको अगर आप फॉलो अप करेंगे तो इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। एक्सरसाइज करके, जैसे किसी को बहुत ज्यादा ओबेज है, ओबेसिटी ज्यादा है, वो अपना वेट लॉस करके इसको डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है। मॉनिटरिंग कर करके रेगुलर क्या करना चाहिए, डायबिटीज को पेशेंट है उसको रेगुलर अपने ब्लड शुगर को मॉनिटर करना चाहिए कि कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपना
मेडिकेशंस लेना चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए। हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि ये जो डिजीज़ है वो किसकी वजह से हो रही है? आजकल की जो लाइफस्टाइल है, आजकल लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उसकी वजह से ये डिजीज़ क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ओबेसिटी ज़्यादा हो जाती है सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण, और ओबेसिटी होने के कारण उसमें क्या हो जाता है? डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। या फिर फूड कह सकते हैं हम, डाइट जो लेते हैं, डाइट किस तरह की वो ले रहा है? फास्ट फूड ज़्यादा ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा यूज़ कर रहा है, शुगर की मात्रा ज़्यादा यूज़ कर रहा है। आजकल के जो खान पान है उसमें शुगर की मात्रा क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई हैं, या फिर जैसे फास्ट फूड है, उसमें भी क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ज़्यादा होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की वजह से क्या होती है? ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन है ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी उस ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाती है, क्योंकि लाइफस्टाइल कैसी हो गई? सेडेंट्री हो गई है। तो ग्लूकोज को अगर अच्छी तरह से क्या नहीं कर पाएगी? यूज नहीं कर पाएगी, यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो वही कंडीशन अकर हो जाएगी। इसके अलावा मेडिकेशन से भी क्या कर सकते हैं? इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। डॉक्टर के प्रेस्क्राइब के अनुसार अगर इसको मेडिसिन से लेते हैं तो डायबिटीज़ को कहीं हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा सर्जरी भी है, कई बार क्या होता है कि इसमें सर्जरी भी की जा सकती है। पेनक्रियाज वगैरह किसी में तो ज़्यादा फॉर्मेशन अगर इसमें सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसका भी क्या है? सर्जरी से उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको इसका मैनेजमेंट बताया है। इसके अलावा अगर आपकी और कोई क्वेरीज हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक डायबिटीज़ मेलाइटिस, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। और अगर आपको किसी और टॉपिक में भी कोई प्रॉब्लम है, या किसी और टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए, बनवाना चाहते हैं, तो आप वो भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो फॉर यू। आज का वीडियो हमारा यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है और लगता है आपको कि रियली ये वीडियो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह के वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में। बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।